दिखाना नोट्स। कल वाले कुछ जवाब दे दो जो हमने कल पढ़ा था, फिर आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है वो कौन से एक्ट के तहत बना था? 1919, बट आया कब था चर्चाओं में? 21 में। अगर एक्ट बोलेंगे तो हम 1919 ही बोलना पड़ेगा। वो कौन लोकसभा का अध्यक्ष है जो बाद में राष्ट्रपति भी बना था? नीलम संजीव रेड्डी, और सबसे यंग भी है और निर्विरोध भी बना था। ये वोटिंग की जो उम्र है वो 21 से 18 कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी? 61। लोकसभा में जो राज्यों से निर्वाचित सीट जाती है वो कितनी है? लोकसभा में राज्यों से सीटें जाती होगी ना, तो कितनी जाती है? 530 टोटल है, बट जाते कितने हैं? 524। और केंद्र शासित प्रदेश से 20 है, बट जाती कितनी है? लोकसभा में एक बार ऐसा हुआ था कि कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और बाद में वापिस 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे 6 से वापिस क्या कर दिया था? 5। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल का होता है उसे काउंट कब से करते हैं? पहली बैठक से। यही प्रधान में भी होता है, प्रधान का जो 5 साल का कार्यकाल होता है पंचायतों में, वो भी पहली बैठक से 5 साल की थे। कल पंचायती राज दिवस भी है। आज की तारीख है 23, तो 24 को होता है ना, तो 24 अप्रैल को। कल कौन सा डे था? पृथ्वी दिवस। ठीक है। हमारे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें? 84। और अनुसूचित जनजाति की 47, ठीक है। ओबीसी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, और एंग्लो इंडियन के लिए थी बट अब वो भी नहीं है। ओनली ऑन दो ही आरक्षण है, एससी और एसटी। आर्टिकल 100 में क्या है? ठीक। हमने ये भी देखा था कल, मैंने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का भी उदाहरण दिया था आपको। अगर सत्र चल रहा है और सत्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। अगर वहां पे मंत्री लोग, नेता लोग जब भाषणबाजी कर रहे हैं एग्रेसिव होके थोड़ा बहुत अगर वो ऊपर नीचे भी बोल दें तो वो न्यायालय से बाहर होगा। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? 122 में। ये संसद की बात है। बट अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, याद रख। बाकी 108 के बारे में तो सब कुछ पता है। बुलाता कौन है से? राष्ट्र, मगर जो इसके अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। तो लास्ट क्लास में हमने यही लोकसभा पढ़ा था। उससे पहले हमने राज्यसभा पढ़ा होगा। राज्यसभा के ऐसे कितने मेंबर थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने? 4। ये ध्यान रखना कौन कौन है, क्या क्या है, ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसा है कि पेपर में भी आया था, राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पढ़ा था? 1954। कौन है, डेट क्या है? 23। तीन डेट तो उसकी, 3, 10, 13, 10, 23, है ना, तो आराम से नहीं याद हो सकता था। 3 अप्रैल, 23 मई, 13 मई और 23 अगस्त। सबकी शपथ अनुसूची 3 में, बट 3 लोगों की शपथ नहीं है ना वहां पे। तो उपराष्ट्रपति की कहा है, और राष्ट्रपति की तो सबको पता है। पहला दलित राष्ट्रपति कौन था हमारा? के आर नारायण। इसको याद भी रखना है, इसने उत्तराखंड जब बन रहा था तो उस समय यही राष्ट्रपति थे, तो इनको याद। एंग्लो इंडियन की परिभाषा कौन सा आर्टिकल में? 360। अभी तो कंफर्म है ना एंग्लो इंडियन होता कौन है? राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? 57। कोई हुआ है 2 बार? राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा आज तक कोई 2 बार नहीं बना है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। 53 का। जो महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलती है डिलीवरी के दौरान? 42। तो याद रखना है, काफी अच्छा पेपरों में पूछा भी जाता है। गरिमा बताया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना कौन से आर्टिकल में होती है? 43 में। पहले भी पूछा था आपको। बाकी बी एन राव के बारे में बताया था। उसने 2 प्रकार के अधिकार बताया था, गैर न्यायोचित और न्यायोचित। नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर। और कूड़ादान किसने बोला था? कृष्णमचारी ने।
5 प्रकार की रिट याद है ना आपको? अनुच्छेद 15 में लिखा है हम भेदभाव नहीं कर सकते। कितने तरीके से? 5। बाकी तरीकों से भेदभाव किया जा सकता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इस आधार पर भेदभाव नहीं करना। इसके अलावा भेदभाव किया जा सकता है और होता भी है। खासकर पैसे के आधार पे तो भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। अगर वहां पे पैसा भी लिखा होता तो फिर वो भी नहीं होता। बट वहां पे जो 5 आधार लिखे उन आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा था, जिसमें हमने संसद में देखा होगा, राज्यसभा सिलेबस में देखना, पहले राज्यसभा ही लिखा है तो वही पढ़ा है, फिर लोकसभा लिखा है तो लोकसभा ही पढ़ाया होगा। लोकसभा के बाद आगे जैसे मैं बोल रहा था कि मंत्री परिषद होगा, बट मंत्री परिषद नहीं है। आप सिलेबस को डाउनलोड करना, उसमें एक टॉपिक है और उसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर आप इसे यूट्यूब में भी ढूंढोगे तो यूट्यूब में भी आपको इसके लेक्चर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी पर ऐसे नहीं मिलेंगे जो फुल्ली डिटेल में होंगे। अलग अलग लेक्चर आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तब जाके एक डाटा आपको मिलेगा। तो इस टॉपिक का नाम है, इस हेडिंग का नाम है जो आपके सिलेबस में है, उसका नाम है विधि निर्माण प्रक्रिया। आप अपना पॉलिटी का सिलेबस डाउनलोड करोगे, यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस डाउनलोड करोगे, ये जो परसों भर्ती आई है उसका सिलेबस भी सेम ही है। तो राज्यसभा और लोकसभा, और लोकसभा के बाद जो उन्होंने हेडिंग डाल रखी है, जो टॉपिक दे रखा है, उसका नाम है विधि निर्माण प्रक्रिया। सामान्यतः हम प्रधानमंत्री को पढ़ लेते हैं जब हम बुक्स देखते हैं, या मंत्री परिषद को देख लेते हैं। बट मैं आपको बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो सिलेबस में हेडिंग का इनाम क्या दे रखा है? विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का मतलब कानून, और कानून बनने का कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, तो क्या प्रोसेस है उसी पे बात करेंगे। बेसिक प्रोसेस आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, प्रस्ताव पास होगा, प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा। बट उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा, क्या वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया। मैं आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की शक्तियां भी मैं आपको पढ़ा दिया था। आगे इसके बाद हेडिंग में अध्यादेश आएगा, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अध्यादेश में राष्ट्रपति को पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूँ, और वीटो पावर भी राष्ट्रपति को पढ़ाते समय बता चुका हूँ। हाँ, मैंने प्रीवियस क्लास जब आपको पढ़ाई होगी तो मैंने वहां पे बोला था कि राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है इमरजेंसी, वो नहीं पढ़ाई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो इस टॉपिक का नाम ही इमरजेंसी होगा। ठीक है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपातकाल को पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली आपातकाल को भी राष्ट्रपति के दौरान पढ़ लेना चाहिए था, बट वहां पे वो नहीं पढ़ा था, इसलिए हम आपातकाल को सिलेबस में ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद वैसे टॉपिक का नाम क्या है? अध्यादेश। और अध्यादेश 1 2 3 हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है। तो हम अभी विधि निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और नॉर्मली अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी आपको मिलेगा नहीं आसानी से, और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो ये दिखेगा नहीं ये टॉपिक ऐसे आसानी से। क्या है ये टॉपिक, कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इस पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ऑरली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी कि कोई भी मुद्दा बनाया जाएगा, उसे संसद में पेश करेंगे। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा में भी कर सकते हैं, पहले राज्यसभा में भी कर सकते हैं, इसकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर इसे कर देंगे, और हस्ताक्षर करने के बाद एक अधिसूचना जारी की जाती है, और उस दिन से वो चीज लागू हो जाती है ना। जैसे हमने आज कहा था कि कल कौन सा दिवस है? पंचायती राज दिवस है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल हो गया, मगर पंचायती राज दिवस का जो मुद्दा विधेयक राष्ट्रपति जी के पास गया था, उन्होंने उसमें 20 अप्रैल पे साइन किए थे। पंचायती राज दिवस का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, आप वहां पे भी देखना, मैंने लिखा है भी आपको ये। अब पुराने वाले पटवारी के पेपर में आया भी था क्वेश्चन की पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी ने 20 तारीख को साइन किए थे, पर देश में लागू कब से? वह 24 से, है ना। तो पहले लोकसभा या राज्यसभा, या राज्यसभा लोकसभा, फिर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, और फिर एक अधिसूचना जारी करके उसको लागू करवा दिया जाता है कि भाई उस दिन से ये एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल आपको पता है कि विधि बनाने की प्रोसेस क्या है, कि कोई भी प्रस्ताव होगा वो संसद में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर ये कानून बन जाता है। यही तो विधि निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये टॉपिक इतना ही है बस। ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः तो आपको पता है ना कानून कैसे बन रहा है, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है तो पता है ना। विधि, कोई भी नया कानून बनाएंगे तो संसद में तो पेश करना पड़ेगा ना। बिना संसद के हम कोई भी कानून नहीं बना सकते। और संसद में 3 चीज होती है, लोकसभा, राज्यसभा और
ये पढ़ा है ना। तो इन तीनों से उसे गुजरना पड़ेगा, और इन तीनों से कोई भी कानून गुजर गया तो बन गया कानून। अगर मुझे एक लाइन में बोलना पड़ेगा बिना पढ़ाए हुए, ये 1 घंटे का लेक्चर है, बट इसको मैं एक लाइन में बताऊं कि विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है, तो आप बोलोगे कोई भी मुद्दा अगर संसद से होके गुजर गया तो क्या बन गया, विधि। और संसद में तीन ही चीज है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों की परमिशन मिल गई तो बन गया कानून। ये तो होता सामान्यता। ठीक है। जब भी कानून बनना होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस याद रखना है। हिंदी मैंने आपको पढ़ाई थी, और उसके लिए बोला जाता है ड्राफ्ट। क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट। या इसके लिए एक शब्द और आता है जिसे बोला जाता है मसौदा। ड्राफ्ट को ही क्या बोला जा सकता है, मसौदा। इसको आप याद कर लेना। उसके बाद ये मसौदा जब जाता है तो ये मसौदा जाता है संसद में। ये मसौदा कहाँ जाता है, संसद में। और इस संसद को भी अगर मैं दो भागों में बांटूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोकसभा और राज्यसभा। ये जरूरी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में ही जाएगा, हो सकता है वो पहले राज्यसभा में जाए एंड देन लोकसभा में। बट ये बात सत्य है कि दोनों में जाना, कोई भी मसौदा है वो पहले संसद में जाएगा। संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। इन दोनों से उसे गुजरना पड़ेगा, और इसके बाद वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति। जब भी कोई मसौदा संसद में चले जाता है तो उसके बाद एक नाम दिया जाता है, और उस नाम को आप लोग बोलते हैं बिल। क्या बोलते हो, बिल। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे, विधेयक। उसे हम क्या बोलते हैं, विधेयक। आप क्या पढ़ रहे हो, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया तभी तो कि जब वो पहले विधेयक बनेगा, विधेयक के बाद ही एक्ट बनता है, और एक्ट को ही क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। कोई भी कानून बनाना होगा तो पहले वो क्या बनेगा, विधेयक बनेगा। तो बहुत बार आप पढ़ते भी हो संविधान संशोधन विधेयक, अभी वो कानून नहीं बना। कानून बनने से पहले वो क्या बनता है, विधेयक। अगर मैं कोई भी रूल बना रहा हूं, अगर मैं कोई भी नियम कानून बना रहा हूँ, जैसे मैंने कोई नियम कानून बना दिया कि क्लास में 5 मिनट भी कोई देरी में आएगा तो उसको 1,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। तो अभी ये कानून जब मैंने बनाया तो मैंने कच्चा मसौदा तैयार किया, कच्चा मसौदा तैयार किया कि लिख दिया कि भाई रूल ये होना चाहिए, इतनी देर लेट आए तो इतना रुपये फाइन होगा, इतनी देर लेट आए तो इतना रुपये फाइन होगा, ये होगा। अब वो जैसे ही संसद में जाता है, संसद में जब इन दोनों से गुजर जाता है तो उसको अब क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। इन दोनों से वो पास हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, बिल या विधेयक। बट अभी वो कानून नहीं बना, अभी कहाँ जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति का। तो इसके बाद वो गुजरता है, और वही विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के। इसको समझने का प्रयास करिएगा आप, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और अब जब यहां से निकल के आ जाएगा वो, तो अब आप उसे क्या बोलेंगे, अब वो विधेयक नहीं है, अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए अब वो कानून बन जाता है, अब वो एक्ट है। और यही विधि निर्माण की क्या है, प्रोसेस है, आपको इसे समझना। तो सामान्यतः जब भी कोई कानून बनाएंगे आप इमेजिन करो चीजें, हमारे यहाँ जीएसटी आए, आप उसे समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी को पूरा ज्ञान हमारी वित्त मंत्री को रहा होगा, शायद कोई आ गया जो हमारे यहाँ जीएसटी आया है, नहीं आया, चलो जो हमारे यहाँ जीएसटी आया है, तो आपको क्या लगता है उस पूरा ज्ञान वित्त मंत्री को रहा होगा, नहीं। उनके जो सचिव होते हैं, उनके जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वही तो एक खाका तैयार करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है, खाका, कच्चा माल। कभी आपने टेक्स्ट मैसेज लिखा होगा और सेंड नहीं किया होगा, अब वापस बैक आ जाना मोबाइल से, वहां पर लिखा हुआ आ जाता है ड्राफ्ट। ये कभी आप इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाते होंगे, आपने रील बना ली बट पोस्ट नहीं करी, उससे पहले क्या आता है, ड्राफ्ट। सेव कर ले तो उसे ड्राफ्ट बोला जाता है ना, कि बना के तैयार रखा हुआ है पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसा आईएएस ऑफिसर उनको दे देते मंत्रियों को, क्योंकि मंत्री को थोड़ा ना पता होगा क्या करना है। जैसे अमित शाह जी का भाषण आपने देखा होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद, आप वटेवर जो भी बोलना चाहते हैं, लोकसभा के सदस्य हो, जब वो सीए बिल आ रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा था, फिर सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था। पहले क्या बनेगा, बिल, अब बिल के बाद ही क्या बनेगा, एक्ट। किसी भी एक्ट को पास होने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, बिल। बिना बिल के वो एक्ट नहीं बन सकता। बिल कब कहते हैं, जब संसद से पास हो जाता है, और जब राष्ट्रपति भी साइन कर देते तब क्या बन जाता है। ठीक है। तो समझने का एक सोचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम जीएसटी का उदाहरण ले रहे हैं कि जब जीएसटी में कितना टैक्स लगाएगा, कितना स्लैब होगा, किस मुद्दे पे कितना टैक्स लगेगा, पूरा ना पूरा खाका तैयार किया होगा। हमने समिति भी पढ़ाई थी कि समिति ने बनाया जाता है, तो वो समिति ने पूरा खाका तैयार करके मंत्री को दे दिया होगा। और मंत्री जब उसे संसद में जाएगा, अगर लोकसभा का मेंबर होगा तो लोकसभा में लेके जाएगा। लोकसभा में जो पूरा खाका है, जो भी नियम कानून बनाना है, उसकी एक एक फोटोकॉपी जितने वहां आए हैं सबको दे दी जाती है।
और सभी लोग उसको पढ़ते हैं कि मंत्री साहब क्या नया नियम बनाना चाहते हैं, क्या नियम लेके आए हैं। जब सबको एक एक लेटर मिल जाएगा, एक एक फोटोकॉपी मिल जाएगी, फिर सभी लोग उसे पढ़ेंगे। उस पर फिर चर्चाएं होती है। चर्चाओं का मतलब क्या है कि कई लोग उसका विरोध भी करेंगे और कई लोग उसमें संशोधन भी करना चाहेंगे। अगर बीजेपी कोई बिल ला रही तो कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले कुछ ना कुछ कमियां निकाल के उसमें चेंजेस करेंगे, और कांग्रेस वाले लाएंगे तो बीजेपी वाले कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है चर्चा। चर्चा के बाद दूसरा टर्म शुरू होता है, उसको बोलते हैं मतदान। जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक मुद्दा दिया, और उस मुद्दा देने के बाद आप सब लोगों ने उस पर चर्चा करी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी की सारी चर्चा कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं अब कराऊंगा वोटिंग। चर्चा होने के बाद आप फाइनल बताओ भाई कि क्या करना है। जब मैं आप लोगों तक वो मुद्दा पहुंचाऊंगा तो पहले उस पर सारे के सारे लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा बोले तो डिबेट करेंगे। कई लोग उसमें संशोधन कराएंगे, कई लोग उसको हाँ बोलेंगे, कई लोग उसको ना बोलेंगे। चर्चा होने के बाद जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो मैं बोलूंगा फाइनल करो, अब क्या करो, मतदान करो। आप सभी लोग उसमें मतदान करोगे। अगर लोकसभा में मतदान में वो पास हो जाता है तो उसको आप कहां भेज देंगे, और नहीं होगा पास तो वहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो होता है। तो हमने जब कोई भी मसौदा तैयार किया, इसको कौन कर रहे, सचिव लोग। इसको कौन कर रहे, और ये संसद में कौन लाएगा, मंत्री, या मंत्री नहीं, वो एमपी लिख दू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो मंत्री भी हो सकता है, नॉन मंत्री भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा कि कोई नियम बनाने की शुरुआत मंत्री लोग ही करें, ऐसा जरूरी है क्या। दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। आगे मैं लिखाऊंगा आगे जाके। अगर मंत्री जी नियम कानून बनाने की पेशकश शुरू कर रहे हैं, अब मंत्री है तो सरकारी। जैसा हमारे अनिल मलूली जी है, कहाँ के विधायक, सॉरी कहाँ के एमपी है, पौड़ी के। ये कोई मंत्री है नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है। इन्होंने अगर किसी कानून को बनाने की शुरुआत करी तो उसको बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। आप समझ पा रहे हो इस बात को। अमित शाह कोई मंत्री है तो अमित शाह भी सांसद ना, है तो अमित शाह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अनिल बलूनी जी भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मगर किसी नियम को बनाने की शुरुआत अगर अमित शाह कर रहे हैं तो कैसा विधेयक कहलाएगा, सरकारी विधेयक। अगर कोई मंत्री स्टार्टिंग करता है तो सरकारी विधेयक। अब मंत्री के अलावा नॉर्मल एक सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद शुरू करता है तो गैर सरकार, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, मगर जो कच्चा मसूदा बनाया जाता है, तुम्हें पता है नेता तो इतने टैलेंटेड है नहीं, वो तो ऑर्डर दे देते हैं। तो कच्चा मसौदा है, ड्राफ्ट तैयार करके कौन देता है, सचिव। उसके बाद अपने मंत्री को दे देगा, है ना। मंत्री अगर लोकसभा का होगा तो कहां पेश करेगा, लोकसभा में। राज्यसभा का होगा तो कहां पेश करेगा। तो मैंने एक सिंगल फॉर्म में क्या लिख दिया, क्योंकि गुजरना तो दोनों से ही। ऐसी नहीं कोई रूल बना है कि एक ही आदमी कानून बना दे, ये लोकसभा ही लोकसभा वाले कानून बना दे या राज्यसभा ही वाले कानून, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। गुजरना दोनों से ही पड़ेगा। अब जब गुजरना दोनों से पड़ेगा, जैसे ही संसद में मंत्री जी इस ड्राफ्ट को रखेंगे, तो मैंने कहा था उसकी सारी की सारी फोटोकॉपी सब लोगों तक तो पहुंचा दी जाती है। तो वहां पे क्या क्या प्रोसेस होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। संसद में जाने के बाद कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला एक प्रोसेस आता है अनुमति, इसको समझना, अनुमति। अगेन मैं तुम्हें जीएसटी का मुद्दा समझा रहा हूं, जीएसटी को ही पकड़ के चलेंगे, जीएसटी को ही समझेंगे। ठीक है, जीएसटी का पूरा ड्राफ्ट सचिव लोगों ने तैयार करके दे दिया, या जो कमेटी बनाई थी जीएसटी के लिए उसने पूरा ड्राफ्ट बना के दे दिया। अब उसने वित्त मंत्री को दे दिया होगा। तो वित्त मंत्री जब संसद में आई होगी, अगर वो लोकसभा की मेंबर है तो उसने लोकसभा में उसकी सारी की सारी फोटोकॉपी सबको पकड़ा दी होगी ना पहले। ठीक है, ये तो बोला था मैंने। परंतु हमने यहाँ पे क्या लिखा, अनुमति। अगर लोकसभा में कोई भी बिल पेश करना चाहते हो आप, लोकसभा में आप किसी भी नए कानून की शुरुआत करना चाहते हो आप, लोकसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहते हो आप, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति मांगी जाती है। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो और आप शुरुआत करना चाहते हो कि कोई विधि का निर्माण हो, तो पहले आपको राज्यसभा के सभापति, बोले तो उपराष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी। आप मंत्री हो और आप में से कोई कानून बनाने की शुरुआत करना चाहते, भारत में एक नया कानून आ रहा, कानून तो बनते रहते हैं। तो भारत में एक नया कानून आ रहा है, जैसे अभी उत्तराखंड वालों ने यूसीसी लागू किया, तो नया कानून बनेगा तो पहले पूछा जाता ऊपर बैठा कौन है। ठीक है, तो अगर मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं तो पहले मुझसे परमिशन ली जाएगी कि मैं ऐसा एक बिल यहाँ पास करना चाहता हूँ, क्या मेरी परमिशन है, मैं इनसे पूछ लूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फोटोकॉपी पकड़ा दिए बात करो इस पे, पहले पूछना तो पड़ेगा ना। अगर आप राज्यसभा के सभापति हो और आपके पास बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट है और बहुत अच्छा रूल भी है कि कोई उसमें मना ही नहीं कर सकता, बट फिर भी आपको पहले पूछना तो पड़ेगा कि ये कर दूं।
है कि नहीं है? तो सबसे पहला प्रोसेस संसद में जाते ही क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है? अनुमति बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अनुमति होने के बाद फोटोकॉपी बांटी जाएगी, तो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसे, मंत्रियों के सामने या सदस्यों के सामने। अगर मलासी जी है, अगर ये कोई नया नियम बनाना चाहते कोचिंग के लिए, तो पहले वो मुझसे पूछेंगे कि सर अनुमति है मैं ऐसा कुछ बोलूं लोगों को या बच्चों को? तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई तू बोल सकता है। अब मलासी जी का जो भी आइडिया है, मुझे तो नहीं पता ना वो क्या आइडिया लेके आएगा, अब तुम सब लोगों के सामने उसे प्रस्तुत तो करेगा ना भाई कि ये है, हाँ कि ना? दूसरा स्टेप यही होगा। और जब तुम सब लोगों के सामने मलासी जी उस आइडिया को प्रस्तुत कर देंगे जो कोचिंग के लिए होगा, तो अब सभी लोग उस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, उस पर डिबेट होगा कि नहीं होगा। कई लोगों को मलासी जी का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट अच्छा पसंद आ सकता है, कई लोगों को वो नहीं पसंद आ सकता है, और कई लोगों को पसंद आ रहा है पर लिटिल बिट उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? चर्चा। जब तुमने देखी भी होगी सांसद की वीडियोग्राफी, लोकसभा राज्यसभा की, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इन केस वो क्या, उसको क्या ही बोला जा सकता है? चर्चा कर रहे हैं, कि कई लोगों से मना कर रहे हैं, कई लोगों से कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी देर तक चर्चा होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें बस 10-12 दिन तक चर्चा ही करने दे रहा हूँ, किस मुद्दे पे बोलते रहो, ऐसा तो नहीं हो सकता। चर्चा होने के बाद अब मुझे वो पारित कराना है कि बोलो हाँ कि ना भाई। मलासी जी कोई आइडिया लेके आए कोचिंग के लिए, उन्होंने सबसे पहले मुझसे अनुमति मांगी कि भैया मैं इनसे पूछ लूं। मैंने कहा भाई अनुमति है। दूसरा प्रोसेस, मलासी जी उसको आपके सामने क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, आप सभी लोग उसे पढ़ोगे। जब आप सभी लोग उसे पढ़ोगे, उसके बाद आप सभी लोग उस पर डिबेट करोगे, क्या करोगे? चर्चा करोगे। एज ए लोकसभा मेंबर, सॉरी एज ए लोकसभा प्रेसिडेंट, अब मैं आपको चर्चा ही तो नहीं करने दूंगा। अब मैंने बोलना फाइनल बताओ भाई, मलासी जी जो आइडिया लेके आए हैं, हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, ना बोलना है तो ना बोलो। अभी जब मैं क्लास शुरू किया था, जो कल वाली क्लास में पढ़ाया था, कई बार इन मुद्दों पे बराबर बराबर वोटिंग हो जाएगी, और तब कौन सा आर्टिकल सामने आता है और उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये समझ में आ रही बात? तो उसके बाद क्या होगा इस पे? चर्चा। तो चर्चा के बाद अब इसमें होगा मतदान, कि हाँ और ना वाले कितने इसके मलासे जी के सपोर्ट में, कितने नहीं है। अगर नॉर्मल सामान्य बहुमत है तो 1/3 से पास हो जाएगा, 2/3 से पास, विशेष बहुमत है तो 2/3 से पास हो जाएगा। तो जो मलासे जी के सपोर्ट में होंगे हाँ, और जो ना। पहले इस पे हस्ताक्षर किए जाते थे, बट अभी आधुनिक सांसद बन गया हमारे, वहीं पे ग्रीन बटन, रेड बटन और एक व्हाइट बटन होता है, जिसमें तटस्थ होता है कि मुझे किससे कोई मतलब ये इस कानून में, मैं मलास जी को हाँ बोल रहा हूँ ना ना बोल रहा हूँ, जो हो रहा है होने दो, ऐसा है मतलब ऑप्शन, है ना? तो वहीं से बटन उटन दबा के बात पता चल जाएगी। तो चर्चा होने के बाद क्या होगा मेरे भाई? चर्चा होने के बाद क्या होगा? मतदान होगा या नहीं होगा? अब मतदान में अगर पास हो गया तो इसको तुम क्या बोलोगे? पारित। और अगर यहीं पे पास नहीं होगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा फिर? मलासी जी का जो आइडिया आया था, अब मलासी जी लोकसभा के मेंबर है, लास्ट बार समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। मलासी जी लोकसभा में पहले अध्यक्ष से क्या मांगे? अनुमति। अनुमति मिलने के बाद लोकसभा में उसे क्या करेंगे? प्रस्तुत। सबके सामने प्रस्तुत हो गया तो सभी लोग उसमें क्या करेंगे? चर्चा। चर्चा होने के बाद उसमें क्या होगा? अब मतदान में दो ही चीज होते हैं, अगर मलासी जी के आइडिया को ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो वो तो यहीं पे क्या हो गया? खत्म। अब तो राज्यसभा जाने की कोई बात ही नहीं बनती ना। बट अगर मलासी जी के आइडिया को ज्यादा लोगों ने पास कर दिया, मलासी जी के सपोर्ट में ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पारित। अब सेम चीजें कहाँ होंगी? ठीक है, और अगर राज्यसभा के मेंबर होंगे तो ये सारी चीजें राज्यसभा में होगी देन, क्योंकि यार कानून कौन बनाएगा? संसद। तो लोकसभा से भी गुजरना पड़ेगा, राज्यसभा से भी गुजरना पड़ेगा। आप कहाँ के मेंबर हो वो आप पे डिपेंड करता है। प्रोसेस दोनों में वही होगा। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के बाद प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चाएं होंगी, चर्चाओं के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग में पास हो गए तो नेक्स्ट सदन में भेज दिया जाएगा, वहीं पे फेल हो गया तो चलो भाई मलासी जी सॉरी, नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन तो है, समझ पा रहे हो आप? और अगर मलासी जी राज्यसभा के मेंबर होते तो वहां भी यही चीज होती, उसके बाद कहां भेजते? लोकसभा में। मलासी जी लोकसभा के तो बाद में कहा जाएगा, और वहां भी सेम यही चीज है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? वहां भी सेम सही चीज है यही हुई, और वहां पे भी अगर मतदान में फेल हो गया तो वापिस से लोकसभा में भेज देंगे। कई बार ऐसा भी तो होगा कि लोकसभा वाले कोई बिल पास करके भेज रहे, राज्यसभा वाले नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता? या राज्यसभा वाले भेज रहे, लोकसभा वाले नहीं कर पा रहे उसको, ऐसा नहीं होता? होता है ऐसा। लोकसभा वाले ने कोई बिल बना के पास करा के भी भेज दिया, राज्यसभा में नहीं हुआ वो पास, तो उसको वापस भेज देंगे, उसमें कुछ करेक्शन करना होगा तो करेंगे। उसके बाद अगेन उन्होंने वापस भेज दिया वहां पे, अब फिर वापस राज्यसभा ने अड़ंगा लगा दिया, फिर संयुक्त बैठक पढ़ा था आपने। अरे राष्ट्रपति बोलेगा बताओ क्या समस्या, तो मैं एक सामने आ जाऊं, उसका भी तोड़े, उसका भी रास्ता है, मगर प्रोसेस दोनों में ये होके ही है, क्योंकि रूल, विधि निर्माण प्रक्रिया जो आप पढ़ रहे हो, कोई भी
ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को संसद से गुजरना पड़ेगा, और संसद में देयर आर थ्री थिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, गुजरना ही गुजरना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गुजरते समय ही होता क्या है, ये सारी चीजें होती दोनों सदनों में होगा। और जब वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, वो चिट्ठी पत्री, वो मलास जी का जो भी आइडिया है, अब उस शब्द के लिए क्या वर्ड बोला जाएगा, विधेयक। अब वो क्या होता है, विधेयक होता है। यही विधेयक अब जो भी इन्होंने पास करके भेजा, अब किसके पास जाएगा, वो और राष्ट्रपति ने भी बोला कि मलासी जी का अच्छा आइडिया, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिया, अब उसे क्या बोलेंगे, एक्ट। और एक्ट को ही क्या बोला जाता है, कानून। और ये तो हमारी हेडिंग थी विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ये होती है, प्रोसेस यही है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मलासी जी का आइडिया था, या आप कोई भी कानून बना रहे थे, वो कहाँ पे रुक सकता है। मलासी जी का आइडिया था, उस आइडिया को रोकना है, या कोई कानून बनाने से रोकना है, उसको कहाँ पे रोका जा सकता है। ठीक है, उसको लोकसभा में भी रोका जा सकता है, उसे राज्यसभा में भी रोका जा सकता है, उसे राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं। राष्ट्रपति क्या किसी विधेयक को रोक सकते हैं, यस और नो, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे यस। और जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, तो मैं राष्ट्रपति की वीटो पावर आपको पढ़ाया था। राष्ट्रपति इनको तीन तरीके से रोक सकता है, एक तो सीधा हाँ भी बोल दे, या सीधा ना भी बोल दे, एक में वो करेक्शन भी करता है, और एक में तो कुछ बोलता ही नहीं है, पॉकेट वीटो या जीबी वीटो। तो किसी विधेयक को क्या राष्ट्रपति रोक सकता है, यस और नो, साधारण क्वेश्चन बनेगा तो हम बोलेंगे रोक सकता है भाई, उसके पास पावर है। क्या किसी विधेयक को या किसी बिल को जो पेश हो रहा है लोकसभा में, क्या लोकसभा में रोका जा सकता है, अगर मतदान करके पास ही ना हुआ तो रुक तो गया। क्या राज्यसभा रोक सकता है, मतदान करके पास ही ना हुआ तो रुक तो सकता है, तो वो यहाँ भी रुक सकता है और यहाँ पे भी रुक सकता है। तो विधि बनाने की सबसे साधारण प्रक्रिया यही है, विधि निर्माण प्रक्रिया आपका हेडिंग है, वो इस प्रोसेस से गुजरेगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है कि यहाँ पे पॉइंट आया है एक, क्या, विधेयक, जिसे क्या बोलते हैं, बिल। और तब हमको हेडिंग लिखनी पड़ेगी कि देयर आर चार प्रकारों विधेयक, चार प्रकारों बिल। विधेयकों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और दो विधेयक तो मैंने अभी बताया तुम्हें, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक नहीं पढ़ाया मैंने, पर लिखा है नहीं ना अभी उनके बारे में, पर वो तुम समझ ही गए ऑरली। अगर मंत्री पेश करेगा, मंत्री, अगर मलासी जी मंत्री होंगे तो कैसा विधेयक कहलाएगा, सरकारी। अब मलासी जी मंत्री नहीं, एक नॉर्मल सांसद है, तो कैसा, ठीक है, विधेयक होता है ना। इसके अलावा एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। अभी तुमने कल परसों संविधान संशोधन भी पढ़ा, संविधान में अगर संशोधन करना है तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, क्या पता राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे, तो जस्ट क्या रह जाएगा, विधेयक। और राष्ट्रपति साइन कर देगी तभी क्या कहेंगे, तो हर विधेयक बिल नहीं होता, मतलब हर बिल, अरे बिल बनने के लिए पहले विधेयक तो बनना ही पड़ेगा ना, है ना। बाप बनने के लिए पहले बच्चा तो बनना ही पड़ेगा ना। हर बाप कभी ना कभी, सास भी कभी बहू थी ना, पर बहू जो होगी वो सास जरूरी नहीं है, मैं सास जो है वो बहू कभी ना कभी थी। इस बात से सहमत हो ना आप। तो बिल बनने के लिए विधेयक बनना ही बनना पड़ेगा, हाँ कि ना। इस बात से आप सहमत हो। पर मैंने कहा एक भी तो विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता, होता है। एक धन विधेयक होता है, नहीं होता है, होता है ना। एक वित्त विधेयक होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विधेयक। तो पहले आप प्रक्रिया को, बेसिक प्रक्रिया तो यही है ना, इसे आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, देन हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ विधेयक, तब हम विधेयकों को भी डिटेल में पढ़ लेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है, ठीक है। ये आप जरूर लिख लेना, संसद में होता क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या है। आजकल कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, ना जाने कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको इन चीजों से समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले वो क्या रहता है, बिल। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बनता है दोस्त, कानून बनता है, ध्यान रखना, एक्ट। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिख दिया आपने। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या सीन है क्या सीन नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है मानसू भाई? अच्छा, ऐसे लगा दे, ऐसे ऑन कर दूं? ऐसे नहीं कर रहा हूं ना, ज्यादा ठंड हो जाएगी फिर। वे क्या, आगे चले, जल्दी से करो फिर आगे भी पढ़ना है।
समझ तो गए ना, लिखा भले नहीं होगा। कोई विधेयक की शुरुआत कहां से होगी, लोकसभा से या राज्यसभा से? किसी भी सदन से। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बनेगा, जरूरी थोड़ा ना कि लोकसभा वाले शुरू करेंगे। ठीक है। किसी विधेयक की शुरुआत मंत्री करता है या सांसद करता है? कोई भी कर सकता है। आप मेंबर होने चाहिए वहां के, चाहे आप बड़े मेंबर हो छोटे मेंबर हो कुछ भी हो, आप कर सकते हो, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। बट देयर आर प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम है इधर? बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह छह पॉइंट आपको याद रखने हैं। और क्या पॉइंट याद रखना है मेरे भाइयों? ये पॉइंट याद रखना है कि आप कह रहे हो कि कोई भी विधेयक कहीं भी रखा जा सकता है, मगर धन विधेयक क्या राज्यसभा में रखा जा सकता है? नहीं, वो तो लोकसभा में रखेंगे। वित्त विधेयक क्या रखा जा सकता है? नहीं। पर कुछ कुछ क्या है, अपवाद है जिनका फिक्स है कि वो वहीं रखा। समझ में आई बात? देखो सामान्यतः क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई भी विधेयक लोकसभा से शुरू किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, या राज्यसभा से किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। सामान्यतः जो साधारण विधेयक होते हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं, और साधारण विधेयकों की बात आर्टिकल 107 में की गई है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आर्टिकल 107, जब मैं आप लोगों को ये लिखाऊंगा टाइप्स ऑफ बिल। बट मैं कह रहा हूं कि आप मुझे इतना बताओ, क्या कोई भी विधेयक किस सदन में रखा जाएगा, किस सदन से शुरुआत होगी? तो आप बोलेंगे किसी भी सदन से हो सकते। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, सहमत है ना? बट फिर भी कुछ अपवाद है कि जो फिक्स है कि लोकसभा में ही, और जो फिक्स है तो उनको याद ही कर लेते ना, क्योंकि वही इक्वेशन आता है। सामान्यतः तो साधारण विधेयक को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मगर मैं क्या कह रहा हूं कि 6 पॉइंट आपको याद करने, तीन ऐसे पॉइंट जो सिर्फ लोकसभा ही शुरू करेगा, और तीन ऐसे पॉइंट जो सिर्फ राज्यसभा ही, और कोई नहीं कर सकता। इन छह के अलावा वो कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि कोई भी विधेयक किस सदन में शुरू किया जाता है, तो आप बोलोगे किसी भी सदन से किया जा सकता है, मगर जबरदस्ती लिख के देगा धन विधेयक, आप क्या बोलेंगे? ठीक है नहीं? कल पढ़ा था अखिल भारतीय सेवाएं, तो राज्यसभा। राज्यसभा की सूची में कानून बनाना, तो राज्यसभा। है कि नहीं है? तो कुछ ऐसे विधेयक जो फिक्स है कि शुरुआत कौन करेगा, राज्यसभा, और कुछ ऐसे विधेयक है कि शुरुआत कौन करेगा, लोकसभा। तीन राज्यसभा के पास और तीन, उसके अलावा कोई भी विधेयक हो तो कहीं भी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो नोट करके लिख दो कौन से वाले, राज्यसभा वाले। वैसे राज्यसभा में ये पढ़ा तो चुका हूं मैं, मगर जब आप पढ़ ही रहे हो तो दोबारा उसे लिख लो। ठीक है। ठीक है, नोट करके लिख दो। कुछ मामलों की शुरुआत केवल राज्यसभा से होती है, राज्यसभा से होती। कोई विधेयक होगा उसकी शुरुआत केवल कहां से होगी, राज्यसभा से ही होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन से? नंबर एक, उपराष्ट्रपति का महाभियोग। उपराष्ट्रपति का महाभियोग। मेरे भाइयों वैसे तो आप इस मुद्दे को कर ही देते, उपराष्ट्रपति का कुछ काम नहीं है ना वैसे सामान्यतः। उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति का कुछ काम ही नहीं होता है। और जब उसका कुछ काम ही नहीं होता, उसको काम दे दिया कि तुम राज्यसभा की क्या कर लो, सभापति कर लो। क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा से कोई लेना देना। अब फिर भी वो उनका मॉनिटर बन के बैठा रहता ऊपर, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपना पर्सनल कोई काम। और जब उसका अपना पर्सनल कोई काम नहीं है तो राज्यसभा वालों के सभापति बन जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति उल्टे काम कर रहा है, या राज्यसभा वालों के बिल पास ही नहीं हो रहे हैं, या राज्यसभा वालों में किसी किसी सदस्य को बोलने का मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, दिक्कतें आ रही है, तो उसको हटाने की शुरुआत कौन करेंगे, राज्यसभा वाले। लोकसभा वालों को जब उपराष्ट्रपति देखते ही नहीं है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो अदर कोचिंग सेंटर वाले मुझे हटा कैसे सकते हैं? अगर मुझे हटाना होगा, मुझसे प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग तो शुरुआत करोगे, दूसरा कैसे कर सकता है, खुद ही सोचो। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो कौन शुरुआत करेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति डील किसके साथ कर रहा है, लोकसभा वालों के साथ वो डील करता है नहीं। और जब वो लोकसभा वालों के साथ डील ही नहीं करता, इसके अलावा उसके अदर्स भी कुछ काम नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को हटाएगा तो शुरुआत कौन करेगा हटाने की? प्रॉब्लम किसको होगी, जिनके साथ वो डील कर रहा है। और डील किसके साथ कर रहा है, राज्यसभा वालों के साथ। तो कभी भी उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन आएगा, उपराष्ट्रपति के महाभियोग का विधेयक कहां से शुरुआत होगा, लोकसभा से या राज्यसभा से, किसी भी सदन से, या केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा से? यही तो क्वेश्चन बनते, और कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे, केवल राज्यसभा, नॉट राज्यसभा, केवल राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा से तो हो ही नहीं सकता, होगा तो सिर्फ और सिर्फ, तो केवल राज्यसभा से इज अ परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा दो पॉइंट आप लोगों को पता है,
वो लिखने की क्या ही जरूरत है, लिख सकते हो आप। अखिल भारतीय, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, राज्यसभा आप लोगों को पढ़ाया है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अखिल भारतीय सेवाएं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कौन सा अनुच्छेद में? बहुत बढ़िया। और तीसरा क्या मुद्दा था? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना कौन से अनुच्छेद में था? 249। सामान्यतः राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, मगर अगर राष्ट्रीय महत्व का हो तो राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। क्या, देखो, ये मत समझना आप कि अगर अखिल भारतीय सेवाएं शुरू होगी तो वो लोकसभा नहीं जाएगी, या राज्य सूची के विषय पे कानून बनेगा तो वो लोकसभा नहीं जाएगा, जाएगा वहां भी। क्योंकि देखो, कानून बनाने का प्रोसेस तो क्लियर है ना। आप शुरुआत कहीं से भी कर लो, जाना तो दोनों सदनों में ही पड़ेगा ना, इसमें तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कहीं से भी कर लो, गुजरना तो से दोनों से ही पड़ेगा। भले इनकी शुरुआत कौन कर रहा है, ये, भले इनकी शुरुआत कौन कर रहा है, राज्य, पर लोकसभा में भी ये जाए। बस आई तो मुद्दा ये कि केवल इनको शुरू कर ही कौन सकता है, और कोई इन्हें शुरू नहीं। बात समझ में आई आप लोगों की कि नहीं आई? है ना। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं कौन होता है? जिनको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, बट सैलरी कौन देगा? क्लियर है ना। बनाता कौन है और सैलरी कौन देगा? कल भी आया था आईएएस का रिजल्ट, कोरदार से भी बने 2-3 आईएएस। तुम तो नहीं बने कोई है? एक मीम्स मुझे याद आ गया, कोरदार के भी बने ना, 3-4 कल स्टेटस लगा रखे थे लोगों ने। तो हाँ, कि एक लड़का था, वो आईएएस का रिजल्ट आया तो काफी खुशी का माहौल था। वो अपने गांव चला गया दिल्ली से पढ़ के, और दादाजी से बोल दे कि दादाजी मैं आईएएस बन गया हूँ। उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा अगर थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेता तो पटवारी बन जाता। देखा तो ना वीडियो? क्योंकि गांव में पटवारी को भगवान ही समझते हैं ना। गांव पटवारी, मैंने बोला नहीं, पटवारी अनुच्छेद 50 को उल्लंघन करता है। वो न्याय भी काम करता है और जमीन खरीद का फरोख्त का भी काम करता है। अब पहले जमाने में तो सब कुछ जमीन पे टिका हुआ था, तो उसमें वो डायलॉग मारता कि बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेता तो पटवारी भी बन ही जाता। क्योंकि आईएएस तो है ना, डीएम बनता है, जो भी बनेगा ना अधिकारी बनेगा। मगर गांव में पटवारी जी बोलते, पटवारी भी नहीं बोल रहे उसको लोग, पटवारी जी, पटवारी जी का अच्छी ना। पटवारी की बहुत वैल्यू है गाँव में, तो आप समझ सकते हो कि अगर कल वाले रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया तो कम से कम जुलाई अगस्त सितंबर में जो रिजल्ट आया उसमें तो नाम होना चाहिए। फिर आप बोल सकते हो दादाजी मैं पटवारी बन गया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे मामले जो सिर्फ लोकसभा में ही शुरू होंगे। ठीक है। ये वाले कौन से विधेयक जो राज्यसभा में क्या किए जाते हैं? शुरू। और ये कौन से वाले होंगे जो लोकसभा में क्या जाए किए जाएंगे? शुरू। ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो आपको कल ही पढ़ा दिया था, लिख लीजिएगा। बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है। बजट हो गया, धन विधेयक हो गया, और वित्त विधेयक हो गया। तो इनकी शुरुआत केवल कहां से होगी? लोकसभा। इनकी शुरुआत राज्यसभा वाले कर भी नहीं सकते। तो तीन चीजों की पावर इनके पास है, किनके पास? लोकसभा वालों के पास। अगर बजट पे मतदान होगा, बजट पे बात विचार होगा, बजट बजट पे चर्चा होगी, तो पहले कहां होगी? लोकसभा में। ठीक है। धन विधेयक पे बात होगी, चर्चा होगी, मतदान होगा, सब कुछ होना पड़ेगा ना। होना तो ये सारी चीजें पड़ेगा ना। कौन सी सारी चीजें? चर्चा, मतदान, पारित। तो कहां होगा? बजट पहले। बजट पे अगर बहस होगी, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि बजट पर बहस और बजट पे चर्चा निम्न में से संसद के किस सदन में शुरू किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या किसी भी सदन में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आप क्या बोलेंगे? लोकसभा। सेम, धन विधेयक कहां शुरू होगा या वित्त विधेयक कहां शुरू होगा? तो 3 पावर लोकसभा वालों के पास है और 3 पावर। अब बाकी इसके अलावा कोई भी अदर्स मुद्दा आ गया तो कहीं भी शुरू किया, फिक्स नहीं है कि यहीं से किया जाएगा। ये 3 फिक्स है कि कहां से शुरू होगा, ये 3 भी फिक्स है कि कहां से शुरू होगा। इसके अलावा कोई 7वां, 8वां, 10वां, 50वां मुद्दा हो तो कहां शुरू होगा? कहीं भी शुरू हो सकता है, फिक्स नहीं है ना कोई। बात समझ में आई? कुछ प्रोसेस क्या है, विधि निर्माण की, तो क्लियर है ना, है ना। फिर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बोल रहे हो सर कि कहीं भी शुरू हो सकता है, तो मैंने उसको अभी थोड़ा एक तोड़ बता दिया कि कुछ मामले ऐसे हैं कि कहीं भी शुरू नहीं होता, उसका फिक्स है कि यहीं शुरू होगा। हाँ कि नहीं? पता चल गया कौन कहां शुरू होता है। पर अब हम जब विधेयक में जाते हैं तो विधेयक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 2-3 विधेयक तो आपने यहीं पे लिख दिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक। क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है वित्त विधेयक? धन विधेयक की परिभाषा क्या है,
वित्त विधेयक की परिभाषा क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, कुछ तो होगा। ये क्यों बोलने से धन और वित्त, धन विधेयक को क्या बोलते हैं, मनी बिल, वित्त विधेयक को फाइनेंस साइड से। अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है मुझे, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ बिल या विधेयक। अब सभी विधेयकों को पढ़ ही लेते हैं ना। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो समझ में आई ना। और फिर यह भी समझ में आ गया कि कुछ मामले केवल लोकसभा शुरू कर सकता है और कुछ मामले केवल राज्यसभा शुरू कर सकता है। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? मगर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ विधेयक, टाइप्स ऑफ बिल, विधेयकों के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं। हेडिंग लिखना, मतलब नोट करके लिखना, संसद में रखे जाने के संबंध में। संसद में रखे जाने के, संसद में रखे जाने के संबंध में विधेयक दो प्रकार के होते हैं। अगर संसद में रखने के प्रकार के हिसाब से देखूं मैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विधेयक। विधेयक को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, बिल बोलेंगे, ठीक है। अब वो दोनों के दोनों मैं आप लोगों को सुना चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। कौन, सरकारी विधेयक या फिर हो सकता है गैर सरकारी विधेयक। बस सिंपल सी बात है। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इसकी डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है ना, बता दिया। सरकारी विधेयक की शुरुआत कौन करता है, कौन करता है मेरे दोस्त, मंत्री। और गैर सरकारी विधेयक की स्टार्टिंग कौन करता है, एमपी। इसे एक सांसद लिख दूं, सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं ना। मतलब देखो, मंत्री भी सांसद ही होता है, मगर वो सांसद के साथ क्या है, मंत्री। हर मंत्री सांसद है, पर हर सांसद मंत्री नहीं। अमित शाह जी भी तो सांसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो सांसद है, नहीं है क्या? जो मंत्री बनेगा उसको सांसद बनना ही बनना पड़ेगा, बट ये नहीं कि जो सांसद बन गया वो मंत्री बनेगा बनेगा। तो अगर किसी की शुरुआत सांसद कर रहा है, सामान्य सांसद कर रहा है, तो कैसा विधेयक होगा। मगर अगर कोई मंत्री शुरुआत कर रहा है तो क्या होगा, इसमें तो कोई समझाना नहीं है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा, संसद में रखे जाने के संबंध में विधेयकों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं हम, तो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखिएगा, विधेयक के विषय के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। विधेयक के विषय के आधार पर जो विधेयक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कहीं आप किताब उताब पढ़ोगे, या मैं इस क्लास को अगर ऑनलाइन अपलोड कर दूं, तो कमेंट आएंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप मैसेज करोगे कि हमने तो विधेयक तीन प्रकार के पढ़े। तो कहीं पे तीन भी लिखा रहता है। तीन क्यों लिखा रहता है कहीं पे, क्योंकि वो धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक ही करते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक को क्या करेंगे, एक ही करेंगे। मगर मैं धन विधेयक और वित्त विधेयक को अलग अलग लेके चलूं तो कितने हो जाएंगे वो, चार। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, असंविधान संशोधन विधेयक, हो तो गए चार। ठीक है। जहां पे आपको तीन ही मिलेगा, अगर सपोज करो आपको किसी बुक में तीन ही दिख रहा है, तो वहां पे धन विधेयक और वित्त विधेयक को क्या मान दिया जाएगा, एक ही मान। ठीक है। तो कितने पर सब्जेक्ट के आधार पर कितने हो गए, चार। और संसद में रखने के आधार पर कितने हो गए, इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ना। इन पे हमें आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। संविधान संशोधन विधेयक कौन से अनुच्छेद में, धन विधेयक किस में, वित्त विधेयक किस में, साधारण विधेयक किस में। तो चार तो मैं अनुच्छेद ही याद करने है कि नहीं है। जबकि गैर सरकारी और सरकारी में ऐसी कोई बात, ओके। तो समझने का प्रयास करते, लिखी दो भाई चार प्रकार के कौन कौन से मेरे दोस्त। आप अपने हिसाब से लिखी दो, याद हो ही गया होगा आप लोगों को। बोलो पहला कौन सा है, सामान्य विधेयक। साधारण विधेयक लिख दू इसे, दूसरा विधेयक कौन है मेरे दोस्त, धन विधेयक लिख दूं। आप कुछ भी लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन विधेयक के बाद क्या लिखूं, वित्त विधेयक। बहुत डिटेल में जाएंगे हम, यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। तो वित्त विधेयक भी दो प्रकार का होता है, बट हमें इतने ज्यादा जाना नहीं है। और एक होता है संविधान
संशोधन। ज्यादा बातें तो पता नहीं चली, बट इतनी बातें पता चल गई है। इन बातों में किसी दोस्त को कोई समस्या है? हाँ संजू भाई। विषय के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हैं? चार। अंदर की बातें तो बात की बात है, पर पहले चार कौन कौन से पता तो चल गया ना। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और एक दिन मैंने आपको सत्र भी पढ़ाए थे। सत्र, सत्र कितने थे हमारे? तीन। अब पहला सत्र कौन सा होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे लंबा भी, ध्यान रखना ना, ऐसे ध्यान रखना। तो कितने प्रकार के विधेयक भाई? साधारण, धन, वित्त और इसको जनरल बोलेंगे। धन को क्या बोलते हैं? मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अंग्रेजी ज्यादा आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये अलग अलग अनुच्छेदों में इनकी चर्चा की गई है ना। साधारण विधेयक की कोई तो परिभाषा होगी, भले हमें परिभाषा नहीं लिखनी है, परिभाषा तो हमारे पेपर में नहीं आएगा, बट हमें तो समझना है ना। मैं कहीं तो होगा उसकी जिक्र। सिंपल इक्वेशन आएगा, साधारण विधेयक संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? तो जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक तो पूछे भी जाते हैं, है ना। तो चार अब इनके अनुच्छेद भी लिख लेते हैं यहीं पे, इनको यहीं पे निपटा लेते हैं। तो साधारण विधेयक कौन सा अनुच्छेद में बताओ दोस्त? बोल ही दिया आपने, अनुच्छेद 107 में। धन विधेयक किस में बताओ? 110 में। 12 में तो बजट, 112 में क्या है? बजट। अब बजट लिखा भी नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वो 12 है। अभी तो बजट हम पढ़ ही नहीं रहे ना। ठीक है। वित्त विधेयक किस में? 117 में। संविधान संशोधन किस में भाई? 360। ये तो पता ही होना चाहिए। संविधान में संशोधन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 300। अभी हमें यह पता चला कौन से चार विधेयक और कौन कौन से अनुच्छेद में, बाकी ज्यादा बातें तो हमें पता नहीं चली है। बाकी आगे क्या बातें पता चलेगी वो आगे की बात आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हमें इसके बारे में कोई भी बात पता नहीं चली। पढ़े आगे। अब साधारण विधेयक के बारे में हम लिखेंगे तो इसका एक पॉइंट आपको यह लिखना है कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी भी सदन में, ये संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है। साधारण विधेयक हमने शुरू पढ़ा था ना, आज की क्लास शुरू की थी कि विधेयक की शुरुआत कहां से होती है, तो उसका जवाब क्या था? किसी भी सदन में। तो किसकी बात हो रही थी? वो साधारण विधेयक की बात हो रही थी। अदरवाइज धन विधेयक और वित्त विधेयक तो मैंने कहां पे लिखा रखा है? ये धन विधेयक और वित्त विधेयक तो कहां पे लिखा रखा है? तो चार क्वेश्चन आ जाएगा, चार ऑप्शन ऐसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा विधेयक है जो संसद के किसी भी सदन से शुरुआत किया जा सकता है। किसी कोई दिक्कत है इस मामले में? पक्का? और अब ये लोकसभा वालों ने इसे पास कर दिया और राज्यसभा वाले इस पे पास नहीं कर रहे हैं, या राज्यसभा वालों ने इसे पास कर दिया और लोकसभा वाले इस पे पास नहीं कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। क्या साधारण विधेयकों में संयुक्त बैठक हो सकती है? यस। क्या साधारण विधेयकों में संयुक्त बैठक हो सकती है? अरे कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, तो आप क्या बोलोगे? यस हो सकती है। क्या धन विधेयक में होगी? नहीं होगी। अरे धन विधेयक क्या राज्यसभा वाले रोक भी सकते हैं? तुम बोलो तो ठीक, नहीं बोलो तो भी 14 दिन के बाद अपना आप ही क्या हो जाता है? पास। मगर यहाँ पे तो ऐसे मामला नहीं है ना। तो निम्न में से ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें संयुक्त बैठक की हो सकती है? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इस प्रकार के विधेयकों पे संयुक्त बैठक हो सकती, संयुक्त बैठक हो सकते। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है कि क्या मामला है। साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? 108 में। देखो साधारण विधेयक खुद 107 में और संयुक्त बैठक खुद 100। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। संयुक्त बैठक को ऑर्गेनाइज बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। मगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करनी उचित नहीं है। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा देखो, संयुक्त बैठक की जरूरत कब पड़ी? कि जैसे वो एक सदन में पास हो जा रहा है और दूसरा सदन उसे पास नहीं कर रहा है और जरूरत भी है उसकी, तो राष्ट्रपति दोनों को एक सामने बुला के कि बताओ क्या ड्रामा। यही तो होगा कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास, या तो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास। ये संसद के सदन है ना, सदन। संसद में कितने सदन होते हैं? दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, उच्च सदन निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। किसी कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन क्या है मेरा, उसे ध्यान से सुनिए। कोई भी सदन किसी दूसरे सदन के प्रस्ताव को
या कोई भी सदन किसी दूसरे सदन के विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? ये समझे तुम बात को? जब आप संयुक्त बैठक बुला रहे हो तो तभी तो संयुक्त बैठक बुला रहे हो जब दोनों मान नहीं, एक मान रहा एक नहीं, तो एक भाव खाएगा तो कब तक खाएगा? संयुक्त बैठक कब बुलानी है? जैसे कि लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में गया, उन्होंने हस्ताक्षर करके अभी राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 10 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल। कब राष्ट्रपति को शिकायत करनी की पास ही नहीं कर रहे? कभी तो शिकायत करनी पड़ेगी ना। जब राष्ट्रपति को बोलेंगे कि यार ज्वाइंट सेशन करा, हमने पास करा के भेज दिया, 1 साल हो गया कुछ बोल नहीं रहे, या 6 महीने हो गए कुछ बोल नहीं रहे, या 3 महीने हो गए कुछ बोल नहीं रहे, या 6 हफ्ते हो गए, 14 दिन हो गए, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। समझ गया आप क्वेश्चन को? तो एक सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? क्वेश्चन ये तो आप बताएंगे। 42 दिन और कुछ? देखो 3 4 ही ऑप्शन है। 14 दिन है ना। अब 42 तो कुछ पढ़ा नहीं है मैंने लाइफ में, बट जैसे 42 भाई ने बोले तो 42 दिन, या फिर 6 महीने, या फिर 1 साल, या 6 हफ्ता। ये 4 5 ही चीजें आती ना बार बार की, इतना ही होता है जो भी होता है, तो क्या बोलेंगे आप इसमें? ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 6 माह। ठीक है, आगे की डिटेल तो नहीं लिखूंगा ना मैं। आप क्या लिखोगे? एक सदन द्वारा पारित किया जाने वाला विधेयक दूसरा सदन 6 माह तक रोक, मतलब 6 माह तक उन्होंने पास ही नहीं किया और उसके बाद अब राष्ट्रपति बुलाएगा क्या? संयुक्त बैठक कि भाई बताओ क्या ड्रामा। ठीक है, तो ध्यान रखो, एक सदन द्वारा पारित किया जाने वाला विधेयक दूसरा सदन केवल 6 माह तक ही क्या कर सकता है? रोक सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा वाले कितने समय तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक। उसके बाद वो स्वयं ही क्या माना जाता है? अगर इसको स्वयं पास नहीं मानते, साधारण विधेयक लोकसभा वालों ने पास किया और राज्यसभा वालों ने पास नहीं किया, तो इसको पास नहीं माना जाता। पास तो इसे कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई भी सदन अगर किसी दूसरे सदन पे अड़ंगा अड़ाएगा तो कितने समय तक मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे इस वाले मुद्दे में कोई समस्या है? क्लियर? साधारण विधेयक हर उस विधेयक को बोलते हैं जिसका पैसे से कोई खास लेना देना नहीं है। देखो पैसों से लेना देना होगा तो ये हो जाएगा। ये तो क्लियर, ये संविधान संशोधन विधेयक। देखो संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा? जिसमें संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, संविधान से कुछ चीज को डिलीट करो या संविधान में कोई चीज को, तो इसमें तो बताना नहीं है ना। संविधान संशोधन विधेयक बताना है। संविधान संशोधन आप पढ़ते हुए तो आ रहे हो, जैसे आपने कल पढ़ा था 104, वहां उसमें क्या हुआ था कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण तो डिलीट कर दिया, खत्म। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी को समझाना है? धन में तो धन लिखा है, अवित्त में तो इसमें धन की बात होगी, इसमें वित्त की बात होगी, उनमें डिफरेंस क्या होता है तो मैं पढ़ाऊंगा। इनके अलावा कुछ भी विधेयक हो, सारे विधेयक क्या आते हैं? आपको लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करनी है, वो कैसा विधेयक होगा? साधारण विधेयक हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान में लड़कियों की उम्र कौन सा 18 लिखी हुई है? संविधान में थोड़ा ना ये उम्र लिखी हुई है। नॉर्मल आपको कोई कानून बनाना है, समझ पा रहे हो आप लोग? आपको गाड़ी चलाने के लिए जैसे उम्र है कि 18 साल से लाइसेंस बनता है, आप लाइसेंस बनाने की उम्र 25 साल करो कि 25 साल से छोटे बच्चे गाड़ी नहीं चलाएंगे। कोई भी मामला है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, तलाक से संबंधित आपको कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए कैसे विधेयक कहलाएंगे? इसमें कोई पैसे की बात हो रही है, कोई संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हो तुम, तो कैसे विधेयक के सारे के सारे? जैसा अभी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में फीस वगैरह को कुछ हो रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई कानून बन गया तो भी क्या हो जाएगा भाई? साधारण विधेयक, क्योंकि संविधान में तो कुछ लिखा नहीं है ना इस प्रकार का मामला। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे जाते हैं, धन विधेयक क्या होते हैं। पहले धन विधेयक क्या होता है इसकी बात बाद में करेंगे, कुछ इसका फैक्ट होते हैं उनको लिखेंगे। धन विधेयक की परिभाषा तो आप समझ ही गए क्या होता है भाइयों। धन विधेयक का पहला मामला राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ये विधेयक जो पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की क्या किया जाएगा? पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा। पहला पॉइंट, लोकसभा का अध्यक्ष ही फैसला करता है धन विधेयक है या नहीं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन आएगा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अभी तो मैंने धन विधेयक की परिभाषा नहीं बताई ना,
अन्ना मैंने तुम्हें धन विधेयक के बारे में कुछ बताया, मगर मैं अभी तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बता पाएगा? आप, मैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, कौन? लोकसभा का। इसके अलावा कोई बता ही नहीं पाएगा धन विधेयक है या, इस पे फैसला कौन लेगा? और 2 पॉइंट समझ में आए? तीसरा पॉइंट, ये तो क्लियर ही है, मैं नहीं लिख रहा हूं, अगर लिखना है तो ये शुरुआत कहां से होगा? धन विधेयक क्या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है? धन विधेयक की तो शुरुआत ही कहां पे होगी? अरे कोई दिक्कत, इस पॉइंट को अगर आपको दिक्कत है तो बता सकते हैं, हाँ मुझे इसमें दिक्कत है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या था, ये भी पढ़ा चुका हूं कि धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद वो स्वयं ही क्या माना जाता है? पास माना जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? क्या धन विधेयक पे संयुक्त बैठक हो रही है? क्वेश्चन आएगा, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है? नहीं। संयुक्त बैठक तब बुलाना है जब दोनों में लड़ाई हो जाए। यहाँ दोनों में दूसरे को पूछ ही कहाँ रहे हैं? मतलब राज्यसभा में जाता तो है वो, क्योंकि प्रोसेस है यार, दोनों सदनों में जाना है, मगर राज्यसभा वालों को शक्ति दे ही नहीं रखी। जैसे यहाँ पे लड़के भी पढ़ रहे, लड़कियां भी पढ़ रही है, मुझे कुछ रूल बनाना है। अब पहले से फिट है कि दोनों को पूछना पड़ेगा, मगर रूल ये ऐसा है कि जो लड़के बोलेंगे वही होगा। पर लड़कियों को पूछा तो नाम मात्र को तो पूछा, चाहे तुम हाँ बोलो चाहे ना बोलो, पूछ तो रहे हैं ना राज्यसभा वालों को भी, मगर उसके ना हाँ कोई भी वैल्यू नहीं रख रही है। तो 14 दिन बाद उसे क्या माना जाता है? पास। तो इसमें संयुक्त बैठक की जरूरत ही कब पड़ी? क्या धन विधेयक में संयुक्त बैठक की जरूरत पड़ सकती है? इसमें कोई दिक्कत? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता। अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का मतलब क्या है? कि पेश करने से पहले किसकी परमिशन ले ली? पेश करने से पहले किसकी अनुमति ले ली? राष्ट्रपति की। अब देखो, लोकसभा में पेश हुआ तो लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया। राज्यसभा वाले तो मना कर भी नहीं, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अब राष्ट्रपति भी मना नहीं। अरे जब तुझसे पहले पूछ लिया कुछ ड्रामा था तो पहले ही बता देता। सामान्यतः आपने क्या पढ़ा है? सामान्यतः आपने ये पढ़ा है कि प्रोसेस ये है, और आपने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर का यूज करके उसको रोक सकता है, रोक सकता है ना राष्ट्रपति। बट जब आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे पहले ही राष्ट्रपति से परमिशन ले ली, और जब वो बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अब राष्ट्रपति भी ड्रामा। तो धन विधेयक में पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, बाद में लोकसभा वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमने कर दिया तो कर दिया, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा वाले ड्रामा करेंगे तो कितने दिन जस्ट, और राष्ट्रपति से वीटो पावर यूज भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति से तो पहले ही, राष्ट्रपति वीटो पावर साधारण विधेयक में कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति से पहले पूछे, पर ये राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया। बात समझ में आई? इसलिए राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाता है कि बाद में ड्रामा। लोकसभा का अध्यक्ष जो फैसला करेगा, और ये लोकसभा में शुरुआत होती है, और धन विधेयक को राज्यसभा ओनली ऑन, है ना। अब मुद्दा यह है कि सारे फैक्ट तो हमने पढ़ लिए इसके, मगर धन विधेयक कहते हैं किसे? ऐसा थोड़े ना कि लोकसभा का अध्यक्ष बोल दे कि हाँ ये धन विधेयक है, कुछ भी जा रहा है, ये धन विधेयक है नहीं विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक जा रहा है, उसने बोल दिया कि धन विधेयक है तो धन विधेयक थोड़ा ना हो जाएगा। कुछ तो इसकी भी परिभाषा होगी, यस और नो। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बना है और बनेगा, ठीक है। बट एज ए स्टूडेंट ये मेरे दिमाग में आता है कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है तो किस आधार पे बोलता है? कुछ तो उसकी भी डेफिनेशन होगी, अपनी मत्ती से थोड़ा ना बोल देगा कि ये धन विधेयक और ये नहीं, ये धन विधेयक, कुछ तो उसके भी डेफिनेशन होगा। तो धन विधेयक क्या है किसे रहे, ये मुद्दा, धन विधेयक क्या है किसे रहे। अगर मैं आपके नजरिए से बोलूं, जहां पर भी टैक्स लगाना हटाना हो, कोई ऐसा मामला जहां पे टैक्स लग रहा होगा या हट रहा होगा, मतलब पैसे से रिलेटेड हो गया, तो धन विधेयक। अगर सबसे आसान शब्दों में कैसे समझाना है, अगर पर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ये नॉर्मल आपसे कोई पूछा जाए कि भाई क्या है धन विधेयक, तो धन मतलब धन, पैसा, मनी। तो हर वो विधेयक जहां पे तो तुम टैक्स लगा रहे हो या फिर हटा रहे हो, टैक्स से रिलेटेड बात हो रही है, वो कैसा विधेयक है भाई? अरे साधारण शब्दों में तो समझ में आए ना, बट इसे आप समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या बन सकते हैं।
ठीक है, वेल नाइन आंसर तो समझ में आया ना कि धन विधेयक किसे कहेंगे भाई? धन विधेयक किसे कहोगे बताओ? कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स का कम करना या टैक्स का लगाना बढ़ाना इनसे रिलेटेड मुद्दा हो, वो विधेयक कैसा विधेयक है? धन विधेयक। पक्का? बट इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो, अब इसकी परिभाषा अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। पहला मुद्दा है टैक्स। अगर किसी मामले में टैक्स बढ़ रहा होगा या किसी मामले में टैक्स घट रहा होगा तो ऐसा विधेयक क्या है, किस कंडीशन में आएगा, कौन से विधेयक में आएगा? ये धन विधेयक में आएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर सरकार सरकार कैसे बनती है तो पता है ना, हमारे देश में भी किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो हमारे देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, जो हमारे देश की सरकार है, अगर ये सरकार किसी दूसरे देश से लोन ले रही है, ऋण ले रही है, आपने पढ़ा होगा ना कि बुलेट ट्रेन चल रही थी तो 400 करोड़ पे इतना करोड़ का लोन लिया, लोन दिया वगैरह वगैरह। अभी श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लग गया था तो श्रीलंका को इतने हजार करोड़ रुपए का दान वान दिया। होता सुने हैं ना न्यूज़पेपरों में ऐसी कंडीशन। हम उधार भी लेते और उधार भी देते हैं, ऐसा नहीं होता? भारत सरकार उधार नहीं लेती क्या? जब तुम्हें मैंने इकोनॉमी पढ़ाई थी, नई आर्थिक व्यवस्था, तो उसमें देखा था ना, जब हमारे यहाँ अकाल ही पड़ने वाला था तो मनमोहन सिंह जी अपना पूरा सोना चांदी गिरवी रखे हुए थे। तो सोना चांदी गिरवी रखने से पहले कंडीशन बना कहानी सुनाई थी, अमेरिका वाले हमको पैसे दे रहे तो पैसे खत्म हो जा रहे थे, पैसे दे रहे थे पैसे खत्म हो जा रहे थे। तभी तो नई आर्थिक नीति तो बाद में आई, है ना? तो मतलब सिंपल ही बात है, क्या भारत वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, जापान से, यूएस से लोन लेता होगा कि नहीं लेता होगा? क्या भारत अपने से छोटे गरीब देशों को लोन देता होगा कि नहीं? तो ये मामला भी कैसा है? धन विधेयक है। ठीक है, किसी देश को या किसी संस्था से सरकार द्वारा ऋण लेना या ऋण देना सरकार के द्वारा, ये कैसा विधेयक होगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास कि ये ऐसा विधेयक कैसा विधेयक होगा, तो पहचान लोगे ना आप? ठीक है, अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद कर लेना, इसके अलावा हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट पढ़ते पढ़ते हमारे पास एक आता है संचित निधि। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं संचित निधि से वापस नहीं आ पाऊंगा। बट फिलहाल आपने दो चीजें तो सुनी है, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, और संचित निधि। संचित निधि आप उसे समझ लो जो आपका पर्स है, तो आपके पर्स में कुछ भी पैसा होगा, तो आपको कुछ भी काम दाम करना है, बाजार में शॉपिंग वगैरह करनी, कुछ भी खरीदना, तो आप पर्स से पैसे निकाल के दे देते हो। ठीक है, और आकस्मिक निधि ये समझ लो आपने घर में एक गुल्लक रखा हुआ है, आपको अगर नॉर्मल जरूरत पड़ रही है तो आप गुल्लक को फोड़ नहीं देते, मगर आप आकस्मिक इमरजेंसी होगी तो वो भी फोड़ना ही तो पड़ेगा। तो गुल्लक क्या हो गया? आकस्मिक निधि। अब पर्स क्या हो गया? इससे सदर कुछ बता नहीं सकता मैं, जिस दिन पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर विधेयकों में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पर सुना है ना सबने, संचित निधि और आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक तो समझ से आ रहा है कि इमरजेंसी में यूज होगा, है कि नहीं? तो संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगर छेड़छाड़ करनी होगी, संचित निधि का पैसा चाहे बाहर निकालना होगा, बजट बनाना होगा, या संचित निधि में पैसा जमा करना होगा, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना होगा या आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना। मैंने आप लोगों को पढ़ा है, सामान्यतः सबकी सैलरी कहां से आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लग जाए, पैसों का वित्तीय आपातकाल मतलब पैसे हमारे देश में खत्म हो गए, तो अब सबकी सैलरी घटा दी जाएगी ना? तुम्हारी सैलरी कहां से देंगे भाई? जब देश में इमरजेंसी लग गई है, देश में ये पैसा खत्म हो गया है, तो प्रेरणा ये तो नहीं बोलेगी कि मुझे पैसे दो, पूर्णिमा ये तो नहीं बोलेगी मेरी सैलरी तो 50,000 थी, 1 लाख थी, तो सबकी सैलरी घटाई जा सकती है। मगर राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति अब यहाँ से पैसा लेने लग जाएगा, वो गुल्लक से भी पैसा लेने लग जाएगा, वो सैलरी घटा नहीं सकते, है ना? तो होता है ना कुछ हमारे संविधान में संचित निधि और आकस्मिक निधि, सुना है ना? सुना है। तो अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करनी हो तो वो कैसा विधेयक होगा? ठीक है, तो धन विधेयक का यही वाला मामला आपको याद रखना है। आकस्मिक निधि और संचित निधि में किया जाने वाला परिवर्तन कौन सा विधेयक होता है, ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, संचित निधि और आकस्मिक निधि में किया जाने वाला परिवर्तन इस धन विधेयक। देखो कीर्ति, अगर क्वेश्चन आएगा आकस्मिक निधि में किया जाने वाला परिवर्तन कौन सा विधेयक है, तो दो विधेयक तो हम डिलीट भी कर देंगे कि साधारण विधेयक भी नहीं है यार, संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है। मगर एक क्वेश्चन में आएगा वित्त विधेयक और एक में आएगा धन विधेयक। तो वित्त का मतलब भी पैसा ही तो होता है, अभी तो हमने पढ़ लिया।
तभी तो हम परफेक्ट कर देंगे धन विधेयक है। बट अगर हमें पढ़ा नहीं होता या पेपर तक हम भूल जाएंगे तो दो ऑप्शन में फिर तुक्का लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वित्त का मतलब ही तो पैसा ही होता है, धन का मतलब भी पैसा ही होता है, और संचित निधि में और आकस्मिक निधि में भी पैसा होता है। तो इस पैसे को किधर डालेंगे, ये प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम हॉल में, बट अब आपको नहीं आनी चाहिए। संचित निधि और आकस्मिक निधि में किया जाने वाला परिवर्तन कौन सा विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। ऐसा नहीं कि पैसा देगा फिर तुक्का लगाना पड़ेगा 50-50 में, क्योंकि ये तो कंफर्म है, तो धन हो गए तो वित्त होगा, मगर अब कंफर्म हो गया वित्त नहीं होगा, क्या होगा, समझ में आई बात, क्या बात समझ में आई उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा, अब 110 में क्या हैंग हो गया क्या दिमाग। धन विधेयक का फैसला कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक स्टार्ट कहां होगा, धन विधेयक क्या राज्यसभा में जाएगा, अभी जाएगा, 14 दिन के लिए नहीं जाएगा, रोक सकता है राज्यसभा वाले धन विधेयक पे एज सुन एज पॉसिबल उसी दिन साइन करके भेज देते लोग। क्या करो, क्या करोगे तुम, मतलब क्या और कोई ऑप्शन है, क्या करना 13-12 दिन का ड्रामा करके जब कुछ पावर ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जाता ही नहीं है उनके पास, जाना तो दोनों सदनों में पड़ेगा, चाहे कोई भी विधेयक हो चाहे कुछ भी विधेयक हो, जाना दोनों सदनों में ही, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आपकी हेडिंग की संविधान विधि निर्माण प्रक्रिया है। तो आप ये नहीं बोल सकते, जल्दीबाजी में क्वेश्चन आएगा ना कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में स्टार्ट किया जा सकता है, ये नहीं कि लोकसभा वाले अपने आप ही कर दे सारा काम, नहीं, राज्यसभा भी जाना ही जाना। हर वो मामला जो टैक्स से घटाना बढ़ाना या संचित और आकस्मिक निधि में हेर फेर करना या किसी देश को लोन देना लोन लेना, इस प्रकार के मामले धन विधेयक, मनी बिल है। ओके, और इसकी परिभाषा 110 में। कोई दिक्कत है यहां तक, अभी किसी को कोई समस्या, लिखेंगे मतलब कर गया हो, वित्त विधेयक पे चर्चा करते हैं। वित्त विधेयक को पहले मैं नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं, आप उसी से समझ जाओगे। जैसे हमने धन विधेयक की एक नॉर्मल डेफिनेशन देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन से हटके क्या डेफिनेशन थी उसकी, कि टैक्स में तुम कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हो तो क्या विधेयक होगा, है ना। और अब वित्त विधेयक क्या, तो वित्त विधेयक की एक सिंपल और साधारण डेफिनेशन, बुक वाली डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विकासात्मक व्यय। क्या बोला, विकासात्मक, विकासात्मक क्या होगा, डेवलपमेंट। अब व्यय मतलब, तो विकासात्मक व्यय जहां पे हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, पैसे की बात यहां पे भी होगी, टैक्स की बात यहां पे भी होगी, मगर यहां पे जो टैक्स की बात होगी वह डेवलपमेंट के कार्यों के लिए होगी, वहां पे साथ में क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट। यहां पे डेवलपमेंट की कोई बात, ठीक है, यहां पे टैक्स बढ़ा रही है सरकार, घटा रही है सरकार, कोई डेवलपमेंट कर रही है नहीं कर रही है हमें कुछ पता नहीं। आपसे सरकार ने बोल दिया इनकम टैक्स लगता है ना हम पे, तो सरकार ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया घटा दिया, मगर उस इनकम टैक्स के बढ़ाने घटाने से कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, कोई आइडिया, समझ में आई बात। मगर यहाँ पे टैक्स लगेगा, मगर साथ साथ में विकासात्मक व्यय, उसका खर्चा भी सरकार हमारे लिए करके दिखाएगी। एक सबसे सुंदर और साधारण एग्जाम्पल, सरकार ने बोला जो कार खरीदेगा वो टैक्स देगा, पॉल्यूशन टैक्स, जो बाइक खरीदेगा वो पॉल्यूशन टैक्स देगा। अब वो जो टैक्स हम पे लगाया उस टैक्स से पर्यावरण संशोधन किया जाएगा या पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाएंगे, ये जंगलात वालों को वो दिया जाएगा, जंगलात वाले बरसात के टाइम पे काम करते हैं, या इको टास्क फोर्स आपने देखा होगा, आर्मी वाले जो पेड़ लगाते उस पर खर्चा करेंगे। हमसे टैक्स लगा तो दिया, मगर उसी टैक्स को हमारे लिए क्या कर दिया, यूज भी कर दिया। तो वो टैक्स, वो पैसा जो सरकार हमसे लेती है और एज सुन एज पॉसिबल हम पे क्या कर देगी, खर्चा भी कर देगी। तो इस प्रकार के विधेयक क्या कहलाएंगे, जैसे हमारे मम्मी पापा के टाइम पे तो टोल टैक्स नहीं रहा होगा ना, टोल टैक्स समझते हो ना, टोल टैक्स को बोला पथ कर, गाड़ी चला रहे सड़कों पे और टैक्स दे रहे, नहीं था ना उनके टाइम पे। मगर सरकार ने कभी ना कभी तो इस पर भी विधेयक पास किया होगा, तो सरकार ने क्या बोला, हम सड़क पे गाड़ी चलाएगी जनता तो उनसे पैसे लेंगे और उन्हीं सड़कों से हाईवे बना देंगे, तो वो कैसा विधेयक होगा, वित्त विधेयक, कि पैसा लेके तुम्हारे लिए बना देंगे, पैसा लो इनके लिए। अगर हमसे जस्ट पैसा लिया जा रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है तो कैसा विधेयक, धन विधेयक। पर हमसे पैसा लेकर हमारे लिए कुछ काम कर दे रहे ऑन द स्पॉट, फिक्स है कि ये वाला टैक्स इसी पे लगेगा, ये वाला टैक्स इसी पे लगेगा, ये वाला टैक्स इसी पे लगेगा, तो वो कैसा होगा, ठीक है।
ठीक है, तो इनमें लिटिल बिट एक डिफरेंस है और यही आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक वर्ड आता है विकासात्मक व्यय। व्यय बोले तो खर्चा, अब विकासात्मक शब्द आपको समझ में आ रहा है। विकासात्मक को क्या बोलेंगे डेवलपमेंट टाइप्स, इस टाइप का। ठीक है, लगभग दोनों दोनों सेम ही। यहाँ पे विकास वाले कार्यों की कोई बात नहीं होती है, यहाँ पे विकास वाले कार्यों की भी बात होती है। ठीक है, तो पहली परिभाषा तो ये लिखी थी कि सॉरी, पहला पॉइंट तो ये लिख दिया कि कौन सा अनुच्छेद में, तो 117। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी कहां पे पेश होगा, लोक सभा में पेश। अगर आप बहुत डिटेल पढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ के पढ़ोगे, तो ये राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, क्योंकि वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं आगे जाके। वित्त विधेयक का जो ए पॉइंट होता है वो जस्ट लोकसभा में ही पेश होता है, और बी पॉइंट किसी भी सदन में पेश हो जाता है। आप इतना डीप में मत पढ़िएगा, आप नॉर्मल इसी मुद्दे पे अटके रहिएगा कि हमने पढ़ा है कि कुछ मामले ओनली ऑन लोकसभा में पेश होते हैं, बजट, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो इस हिसाब से वित्त विधेयक कहां पेश होगा, लोकसभा में। और बैक ऑफ द माइंड याद रखना, वित्त विधेयक भी दो प्रकार के हो जाते हैं आगे जाके। तो एक विधेयक किसी भी सदन में पेश हो जाता है, और एक विधेयक फिक्स है कि वो लोकसभा में ही पेश होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। और जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले रहे हो आप, तो राष्ट्रपति इसमें कोई ड्रामा कर सकता बाद में, नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जस्ट बात किसकी होती है, धन की भी होती है प्लस उसके व्यय की भी होती है। तो ये क्या है, वित्तीय विधेयक। ठीक है, या इसके लिए आप एक परिभाषा लिखना चाहते हैं, विकासात्मक। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, यहां से एक क्वेश्चन आता है और ग्रुप सी में आता है, और आप इसे समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जस्ट किसकी बात हो रही है, धन की। यहाँ पे धन के साथ किसकी बात हो रही है, व्यय की, उसके खर्चे की भी बात हो रही है। तो जहां पे धन के साथ व्यय की भी बात होगी, खर्चे की भी बात होगी, कि तुमसे लेंगे पर तुम्हारे लिए काम भी करेंगे, वो कौन सा विधेयक होगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं तुम लोगों को 2 घंटे पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण यही है, और तुम लोगों से 800 रुपये फीस ले रहा हूँ। कल से मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी फीस 1000 रुपये हो जाएगी। तुम्हारी फीस कितनी हो जाएगी, 1000, पर पढ़ाऊंगा भी कितने, तुम्हारी फीस ही फीस बढ़ाई, तो कैसा विधेयक, धन विधेयक। बट तुम्हें बोलूंगा कल से फीस 1000 रुपये देंगे, पर पढ़ेंगे भी 3 घंटे, तुमसे कमाया तो व्यय भी, ये कैसा विधेयक। अभी तो समझ में आया होगा, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के समझ में बात है। धन तो इसमें भी है, इसमें भी है ना। अब ये बात समझ में आती है, नोट करके लिख देना, ये ग्रुप से में आ रखा है, ऑल धन विधेयक आर वित्त। अरे जो धन विधेयक होगा वो तो वित्त विधेयक भी है, मगर सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं, समझे आप इस बात को। ऑल धन विधेयक आर वित्त, ऑल मनी बिल आर क्या बिल, फाइनेंस बिल, है ना, ये कर लेना। अरे धन की बात होगी तो धन विधेयक है ये, मगर जहां पे धन के साथ वित्त की बात, व्यय की बात भी हो जाएगी, तो कैसा विधेयक हो जाएगा। जो धन विधेयक होगा वो वित्त विधेयक होगा, जो धन विधेयक वो वित्त विधेयक होगा, होगा, मगर जो वित्त विधेयक वो धन विधेयक होगा। नहीं समझे ना तुम इस बात को, कि शुद्ध लिख रहे हो। अगर नहीं समझे तो बोलो ना, कि कुछ और उदाहरण देने का प्रयास करो। वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, मगर जो धन विधेयक वो वित्त विधेयक होगा ही होगा। क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक का लेना देना नहीं है, ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, और जब पेपर हॉल में देखोगे ना, तो आपको विधेयक ही विधेयक समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे समझ लो अभी आपकी क्या मामला हो रहा है, क्या नहीं मामला। यहाँ पे लिखा तो है धन धन। ठीक है, तो जो ये है धन विधेयक, इसको क्या बोलेंगे, मनी बिल, और ये क्या है, फाइनेंस बिल। तो मनी बिल जो है वो तो यहां भी है, देखो धन यहाँ है, तो धन तो जो ये है वो तो ये हो ही होगा, मगर जो ये है वो ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो व्यय भी, यहाँ पे भी है। तो हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, बट हर वित्त विधेयक धन विधेयक। इस बात को समझे कि नहीं समझे, और नहीं भी समझे तो इसे लिख दो, 8-10 बार पढ़ लेना घर में। धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, ये सॉरी, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, है ना। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, सिंपल सी बात। अरे समझ में आई बात। नेक्स्ट,
जब कुछ नहीं आएगा समझ में तो क्या करना है, रटन तू विद्या ही तो लगानी है। देखा तुमने, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है तो रटने वाली विद्या भी बहुत जरूरी होती है ना। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि हमारे साथ की लड़कियां हैं, उनको अगर तुमने बोल दिया कि 15 चौकू 60 की 15 चौकू 75, तो 75 बोल दे। और रीजनिंग में उसके 3 ही नंबर आए हैं, और नौकरी उसने 4-5 पेपर निकाल दिए। वो 10 नंबर की रीजनिंग को पढ़ते भी नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहे अब सीखने की। उनकी मेंटलिटी ऐसी हो गई। और जो भी लगभग पेपर आता है वो सब पेपर निकाल ही देते हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। बस यही उम्मीद रहती है कि कनिष्ठांक में जरा हाई रैंक आ जाए तो बड़ी पोस्ट मिल जाए। हर पेपर दे रहे हैं और हर पेपर निकाल दे रही है। और रीजनिंग में परसों के रीजनिंग के पेपर, जो कनिष्ठांक का पेपर हुआ था, उसमें उसके 3 नंबर आए थे। और 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, एक गलती कर दिया और दाएं बाएं घुमाया तो उसने पर गलत घुमा दिया। बोली मैंने 4 क्वेश्चन के, एक गलत, 3 ही नंबर आए। और उस 3 में से भी एक का मैं 0.25 काटू तो 2.75 नंबर आए उसके रीजनिंग में। और फिर भी उसने पेपर निकाल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ तो रटन तू विद्या की भी जरूरत है ना, मतलब दिमाग की जरूरत नहीं है। तो ये भी नहीं बोल सकते कि कंपटीशन के एग्जाम में सब कुछ समझ ही लो। जब नहीं आ रहा समझ में तो सिंपल सी बात है कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, बस और क्या कर सकते। सच में तुम्हारी नजर में भी होंगे ऐसे कुछ। मैंने तुम्हें कहा था कि जिस साल मैंने 12 पास किया था, हमारी पूरी स्कूल फेल हो गई थी। सिर्फ 2 ही बच्चे पास हुए थे, एक मेरा दोस्त, तुमने देखा भी है। हम दोनों ही पास हुए थे। अगले साल हम कॉलेज आए थे तो उनका एडमिशन कराते थे, हम सीनियर थे। तुम्हारे साथ एक लड़की थी रश्मि चौहान करके, ठीक है, अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। और वो 12th के पेपर में फर्स्ट डिवीजन आ गई थी उसकी, मतलब 60% से अब नंबर थे उसके। अब फिजिक्स में उसके 7 नंबर थे, फेल हो गई थी। बायोलॉजी तो थी उसकी, मैथ्स तो वैसे भी नहीं थी उसकी, फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथ्स होती भी है। उसमें उसके जस्ट 7 ही नंबर आए। फिजिक्स में 7 नंबर लाने के बावजूद भी वो 60% के प्लस नंबर ला रखी थी। हिंदी अंग्रेजी ये जो भी होता है, केमिस्ट्री तो मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती थी, ज्यादा नंबर आ गए उसके। तो मतलब वो भी फेल हो गई थी। कहने का मतलब ये बहुत रटंतु वाली विद्या थी। हिंदी में 92-93 नंबर ले आओ, अंग्रेजी में वो भी 87-88 नंबर लेके आ गई थी। तो परसेंटेज तो उसने बना दी, मगर जब फिजिक्स में दिमाग लगाना था वो 7 ही नंबर आए। ऐसा मामला है। नहीं कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी तो नहीं तो कुछ। कोई बात नहीं, देख लेगी वो तो कुछ नहीं बोलेगी वो। अब वो पटवारी बनने के बाद ही बोलेगी। ठीक है। तो वो भी थी ऐसी। अगले साल वो, पता नहीं उसने मेहनत मेहनत जा जा करी होगी, 10 में तो नंबर आ ही रखे थे। तो अब सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए नहीं मिलते। जो 10 में भी टॉपर होता है, 12 में भी टॉपर होता है, मिले तुम्हें किसी को 4 लाख रुपए? तो उसको 4 लाख रुपए आई थी, फिर वो एक काली एक्टिवा ने लेके बस घूमती थी। हम पैदल जाते थे, वो 4 लाख की स्कूटी लेके घूम रही। चलो, अब रश्मि गाली देगी। चलो नेक्स्ट लिखो आगे। ये तो इसमें तो क्या ही लिखना है, संविधान संशोधन विधेयक तो क्लियर है ना कि संविधान में अगर तुम छेड़छाड़ कर रहे हो तो संविधान संशोधन विधेयक है। चाहे आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, चाहे आप पुराना हटा रहे हो, सारे का सारे क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। बस तो आप लिख लो। अनुच्छेद क्या है आपके सामने लिखा हुआ। भारतीय संविधान में कोई भी नई चीज को ऐड करना और पुरानी चीज में संशोधन करना, वो सारा का सारा क्या होगा, संविधान संशोधन विधेयक। कितने अनुच्छेद है, एक से लेके 400-500 अनुच्छेद हो गए ना, 395 तो थे ही थे। तो तुम एक से लेके 395 अनुच्छेद जितने भी है, और एक से लेके 12 तक अनुसूचियां जितनी भी है, कहीं पे भी तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करना है, वो विधेयक क्या होगा, संविधान संशोधन। संशोधन का मतलब सुधार करना। तो संविधान संशोधन विधेयक यही तो होगा कि जब आप संविधान में क्या कर दो, संशोधन कर दो, छेड़छाड़ कर दो। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में शुरू किया जाएगा, बताओ। किसी भी सदन में, किसी भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोई भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और जो 6 अपवाद थे जिनका फिक्स था, वहां पे तो ये फिक्स वाला लिखा है नहीं ना मैंने। तो संविधान संशोधन विधेयक फिक्स है कि कहां पेश होगा, ये तो किसी भी सदन में जा सकता है ना। जैसे कि धन विधेयक का फिक्स है, वित्त विधेयक का फिक्स है, इसका कोई फिक्स है? तो क्वेश्चन आएगा, संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत होती है लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी सदन से। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो मामला क्या है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट मामला आता है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये आपके पटवारी के पेपर में आ जाए क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करें। इन दोनों पे और उन तीनों को पढ़ने के बाद यहां पे एक पॉइंट आया, और एक पॉइंट आता है मुद्दा, और वो मुद्दा आता है लास्ट में।
संयुक्त बैठक का। क्या मुद्दा आता है? संयुक्त बैठक। तो आपने मुझे बताना है, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक का मामला कब आया? ये किसी भी सदन में पेश हुआ, सपोज करो ये लोकसभा में पेश हुआ, आइए राज्यसभा में गया, इन्होंने इस पे क्या कर दिया, ड्रामा कर दिया। सपोज करो ये राज्यसभा से शुरू हुआ, आइए लोकसभा में गया, इन्होंने इस पे ड्रामा क्रिएट कर दिया। इसी कंडीशन में तो संयुक्त बैठक हो रही है। तो मैं सिंपल सा आपको इतनी बात बता रहा हूं, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक प्रभावी होती है या नहीं होती है, बस इतना मुद्दा है मेरा। तो आपने क्या बोलना है दोस्तों? होती है। तो यहां पे लिखना कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है, इसे गलत मत करके आ जाना, पूरी मेहनत खराब मत कर देना मेरी। अब क्यों नहीं होती है? संविधान में संशोधन करना छोटी मोटी बात तो नहीं है। संसद में अगर संविधान में आप हेर फेर कर रहे हो तो मतलब बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा चेंजेस है। संविधान तो बड़ी मुश्किल से बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, आसानी से तो बना नहीं है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है संविधान की विशेषताएं। आपकी पॉलिटी का पहला हेडिंग क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो वहां पे मैंने आपको यह भी पढ़ाया होगा कि कई विद्वानों ने बोला है कि टाइम और पैसे की बर्बादी हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऐसे कुछ है ना? गलत तो नहीं बोल दिया? अगर गलत बोल दिया होगा तो माफ करना, बट इतना टाइम लगा इसको बनाने में, तो छोटा मोटा काम नहीं यार, हल्का फुल्का काम नहीं किया। तो इसमें अगर तुम छेड़छाड़ कर रहे हो तो छोटी मोटी बात तो नहीं। ठीक है, जैसे हमने छोटा सा घर बनाया गाँव में, और उसके ऊपर 2 मंजिला बनाना है, उसके नीचे कुछ करना है, वहां पे साइड में किचन बनाना है, साइड में लैट्रिन बाथरूम बनाना है, तो उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। मगर अंबानी जी ने अपना इतना बड़ा बिल्डिंग बना रखी है, उसमें छेड़छाड़ तुरंत हो सकती है कि एक फ्लोर और चढ़ा देंगे उसके लिए? नहीं हो पॉसिबल उसमें। वो पहले उसका नक्शा डिजाइन ना जाने क्या क्या समस्याएं क्रिएट की गई होगी, भूकंप रोधी नहीं रोधी, अलाना फलाना, तो उसमें तुरंत छेड़छाड़ नहीं की जा। तो संविधान संशोधन के लिए सेम बातें की गई है कि जब भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, दोनों सदनों को वो बिल अलग अलग पास करके लाना पड़ेगा, तभी बनेगा। एक सामने मिलके तो वो पास हो जाएगा जब सबको एक सामने बुलाएंगे। जैसे कि कोई मुद्दा मैंने तुम्हें रखा और तुम सब लोगों को मैंने बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में बताना कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तब आप सभी लोग स्वतंत्र थे बोलने के लिए। और जब मैं कई बार एक सामने तुम लोगों को पूछ दूं तो कई कई से टाइप को तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये कई लोग तटस्थ होते कि जो पढ़ाना भाई तू जो कर वो कर, तू कल के का खागा गई लिखा तो वही लिख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनका नुकसान हो जाता है, और जो चंट चंट होते हैं उनका फायदा हो जाता है। जो बोल नहीं पाते वो बोल नहीं पाते, जो बोल पाते उनका कहना हो जाता है। मगर जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आप घर से व्हाट्सएप ग्रुप में बात करना, तो व्हाट्सएप में तो आदमी बोल ही देता है कि जनजाति, है ना? ये तो बोला अंकित भाई ने बोला, जनजाति पढ़नी है तो जनजाति पढ़नी। अगर सामने सामने अगर वो अकेला जनजाति बोलता और तुम कुछ और बोलते तो नहीं बोल पाता ना। तो संविधान संशोधन छोटी मोटी बात नहीं है, तो इसके लिए रूल बना रखा है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। अगर चेंज करने की हिम्मत है दोनों अलग अलग पास करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो दोनों सदनों से अलग अलग इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, पास, तब राष्ट्रपति बात करेगा। समझ में आई बात? तो हेडिंग मेरी ऐसी थी कि आपको कहीं ढूंढ के भी नहीं मिलेगी, और शायद ही आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। आदमी पॉलिटी तो पढ़ लेता है पर पढ़ता नहीं है। कन्नी सै के पेपर से देखना, जैसे क्वेश्चन में बना था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है और कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है। आदमी जब पॉलिटी का रिवाइज करता है, कल मुझसे अविनाश भाई इस बात को बता भी रहे थे कि आदमी नॉर्मल राष्ट्रपति का रिवाइज कर लेगा, उपराष्ट्रपति का रिवाइज कर लेगा, मगर जो अजीब सा टॉपिक रहता है आदमी रिवाइज करने में भी मन नहीं करता। कैसा टॉपिक है, कौन रिवाइज करेगा? तो ये भी वैसे ही टॉपिक है ना कि क्या टॉपिक है ये, कैसा पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा, और यहीं से कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। तो राजनीतिक पार्टी वाला टॉपिक मैंने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा रखा है। जब मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया भी होगा तब वो, जब कि कौन सी पार्टी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, कौन क्षेत्रीय पार्टी बनेगी, पार्टी बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन है। वो क्वेश्चन नहीं आया था कहीं सैंग में ऐसा कुछ आया था। तो ये भी पॉइंट वैसे अजीब सा पेचीदा सा टॉपिक है ना, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले वो क्या बनता है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट उसे तो मंत्री कहाँ बना पाएगा, मतलब अकॉर्डिंग रूल कोई नियम कानून बनाना देश में, उसके फायदे क्या है उसका। जैसे कि नोटबंदी हुई होगी तो कौन से सीधा मोदी जी का दिमाग था कि नोटबंदी करके ये हो जाएगा, उस पर ना जाने कितनी आईएएस लोगों ने बैठ के कही होगी, बात करी होगी, समझाया होगा कि इससे वोट बैंक भी प्रभावित होगा, नहीं भी होगा, ट्रोल भी होगा, अच्छा भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ऐसा भी तो होगा। काला धन भी आएगा, बट कहाँ गया वो काला धन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या प्रोसेस होता है वहां दोनों सदनों में होगा। फिर राष्ट्रपति रोक सकता है इसे, क्या पावर लगा के, वीटो पावर लगा के। अब वीटो पावर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दी है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति से पहले वो क्या रहता है, विधेयक, और राष्ट्रपति के बाद क्या बनता है, वो एक्ट।
और यही कानून बनाने या विधि बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। बाकी विधेयक की बात आई तो कुछ ऐसे विधेयक जो सिर्फ लोकसभा और कुछ ऐसे विधेयक जो सिर्फ राज्यसभा, इसके अलावा सदन कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। और बाकी हमने संविधान संशोधन विधेयक में देख लिया, वहां पे साफ साफ लिखा है कि वो दोनों सदनों में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, उसके लिए संयुक्त बैठक की अलाउ नहीं। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इतना क्लियर है। अब थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में जो कल पढ़ाया था वो याद हो गया अंकित भाई?